तो फिर से स्वागत है आपका। अब करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड थोड़ा मिक्स कर दूंगा इसमें, फिर इसके बाद लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सेकंड और उसमें भी मिक्स होंगे बट सेकंड ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से करता हूँ। तो पहला फर्स्ट आप देखो, इसमें मिक्स इसीलिए क्योंकि डेफिनेशन सारे मैं इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ और उसमें जो है बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें। ठीक है, तो चलो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिस्कस द फॉलोइंग आइडियल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो है इसमें फिलहाल। पहला रजिस्टर और दूसरा इंडक्टर। तो रजिस्टर क्या होता है वो देखते हैं पहले। अ रजिस्टर इज अ पैसिव component that opposes the flow of electric current. It is used to control current in a circuit and dissipates energy as heat. Its unit is ohm and it follows Ohm's law. V equal to IR, where V is voltage and I is current and R is resistance. ठीक है। Second, inductor. An inductor is a passive component that stores energy in the form of magnetic field when current flows through it. It opposes changes in current and is made of a coil of wire. Okay, it is its unit is Henry H and its voltage is given by V equal to L di upon dt, where L is inductance and di upon dt is the rate of change of current. ठीक है, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। तो क्या है, रजिस्टर क्या है कि एक पैसिव कंपोनेंट है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, उल्टा करता है, और इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए करंट को जो सर्किट के अंदर होता है, डिसिपेट एनर्जी एज हीट, यानी हीट को डिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम, ये फॉलो करता है ओम्स लॉ को। V इज इक्वल टू आई आर को, V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है जो स्टोर करता है एनर्जी को किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, जब करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। ठीक है, ये अपोज करता है किस चेंजेस को, करंट के चेंजेस को जो कि कोयल ऑफ वायर से बना हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, हेनरी एच। इसका वोल्टेज कैसे गिवन होता है, तो V इक्वल टू L di अपॉन dt होता है। इसमें L क्या है, इंडक्टेंस है, di अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। Discuss the following ideal electrical circuits elements. Resistors. A resistor is a passive component that opposes the flow of electric current. It is used to control current in a circuit and dissipates energy as heat. Its unit is ohm and it follows Ohm's law. V is equal to IR, where V is voltage and I is current and R is resistance. ठीक है, inductor. An inductor is a passive component that stores energy in the form of a magnetic field when current flows through it. It opposes changes in current and is made of coil of wire. Its unit is Henry H and its voltage is given by V equal to L di upon dt, where L is inductance and di upon dt is the rate of change of current. Okay, बात है अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो क्या 10 और 20 ओम का इक्विवेलेंट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है ना, ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, इसलिए सीरीज में डायरेक्टली हम प्लस करेंगे और डिवाइड नहीं करेंगे। चलो पहले, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट होता है रजिस्टर्स, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसमें R1 क्या है 10 और R2 क्या है 20, तो इसको क्या किया हमने लिखा और फिर पुट किया, तो हमको मिल गया 30 ओम। ये खत्म हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, स्टेट KCL एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन DC सर्किट्स। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, KCL होता है। अब KCL क्या है, तो KCL स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। ठीक है, यानी कि जो करंट KCL स्टेट्स में क्या करता है, KCL स्टेट्स क्या करता है, जो करंट एंटर हो रहा है और जो लीव कर रहा है वो इक्वल होता है सम करके। ठीक है ना, तो इक्वल होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, KCL वाला करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसमें अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो सिग्मा आई इन इक्वल टू सिग्मा आई आउट, यानी करंट आ रहा है करंट जा रहा है वो इक्वल है दोनों। ठीक है, सम ऑफ इक्वल है। अब क्या इसका एप्लीकेशन वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन DC सर्किट्स, इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड कैलकुलेट अननोन करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट, द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इक्वल द टोटल करंट फ्लोइंग आउट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए अननोन करंट्स को जिसको हमको पता ना हो इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, और क्या है, कोई भी एक जंक्शन पे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट जो होता है फ्लो वो जंक्शन के अंदर होता है और इक्वल होता है किसके, टोटल करंट जो फ्लो होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया इसके मीनिंग। चलो फटाफट से एक बार फिर से कर लूँ। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट, समझ गए होंगे आप, चलिए आगे बढ़ देता हूँ। ठीक है, ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, 4 और 5 पे। तो स्टेट ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन अ DC सर्किट। ठीक है,
तो पहला क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर मींस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के अक्रॉस जो रेजिस्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, जो कि वहाँ पे पास होता है, ठीक है, उसके थ्रू। और क्या है, प्रोवाइड करता है टेम्परेचर और कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का। अब V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। V वोल्टेज को वोल्ट में, करंट को एम्पियर्स में और रेजिस्टेंस को ओम्स में करते हैं कैलकुलेट, यूनिट उसका। ठीक है, अब क्या है सिग्निफिकेंस इन डीसी सर्किट्स, तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन एनी पार्ट ऑफ अ सर्किट। ये हेल्प करता है हमको कैलकुलेट करने का क्या, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कोई भी पार्ट ऑफ सर्किट के अंदर। इट्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग डीसी सर्किट्स। ये क्या करता है, फॉर्म बेसिस अंडरस्टैंडिंग करता है और सॉल्व करने के लिए, डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए समझाता है। ठीक है ना। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इसके बारे में लिखना है। चलो तो ठीक है, देख लेते हैं डेफिनेशन, सिंबल, बिहेवियर एंड एग्जांपल। तो पहला वोल्टेज सोर्स, अ वोल्टेज सोर्स दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज, सिंपल सी बात, रिप्रेजेंट बाय सर्कल विथ V। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, करंट वैरीज। ठीक है, बैटरीज, एग्जांपल उसके बैटरीज और डीसी जनरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट करंट। ठीक है, वो वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, करंट कांस्टेंट, सिंपल, करंट करना है, वोल्टेज करना है। फिर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल विथ I। ठीक है, I से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज वैरीज। ठीक है, ये कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहता है, वैरीज वोल्टेज वैरीज का, उसमें क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स रेगुलेट पावर सप्लाईज, क्या करता है ट्रांजिस्टर, इसका एग्जाम्पल से क्या है, ट्रांजिस्टर रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, इसका एग्जाम्पल से। ठीक है, आगे आता हूँ 6 और 7। तो डिफाइन एन इलेक्ट्रिक आइडियल करंट सोर्स एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है आइडियल करंट सोर्स, इसका क्या करना है पहले पढ़ लेते हैं। एन आइडियल करंट सोर्स इज अ सर्किट एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट और द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, एक आइडियल करंट सोर्स क्या है, आइडियल करंट सोर्स क्या है, वो एक सर्किट के अंदर एलिमेंट है जो प्रोवाइड करता है कांस्टेंट करंट को बिना वोल्टेज अक्रॉस के। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट है प्रोवाइड्स फिक्स्ड करंट अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है फिक्स्ड करंट सभी कंडीशंस में। सेकेंड, इसका हैज़ इनफाइनाइट इंटीग्रल रेजिस्टेंस, इसमें कितना है, अनेक है, इन्फिनिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, द करंट डजंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, और करंट क्या डिपेंड नहीं होता है वोल्टेज के अक्रॉस। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल करंट सोर्स का। अब आते हैं 7, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो चलो डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, बिहेवियर और प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या ये। तो पहला आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द लोड। फिर इसका सेकेंड है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, फिर इट इज़ थियोरेटिकल एंड नॉट अचीवेबल। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्या है, तो प्रोवाइड्स वोल्टेज that slightly drops under load, फिर has small internal resistance, voltage residues slightly under load, exist in real world sources like batteries। ठीक है, ये है फिजिकल वोल्टेज सोर्स। आगे आते हैं, लॉन्ग आंसर्स का देखते हैं। द राइट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थियरम विद अ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, द सुपरपोजिशन थियरम, सुपरपोजिशन थियरम क्या है वो देख लेते हैं। द सुपरपोजिशन थियरम स्टेट्स दैट इन अ लीनियर सर्किट विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज द रिस्पॉन्स वोल्टेज और करंट एट एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या स्टेट करता है, जो लीनियर सर्किट होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट उसमें सोर्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ वो रिस्पॉन्स क्या करता है, वोल्टेज या करंट जो भी दोनों में से वो कोई भी एलिमेंट के इक्वल होते हैं जब हम सम करते हैं किसका, जो सम करते हैं सम ऑफ द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय रिस्पॉन्सेज, हम किसका सम करते हैं, रिस्पॉन्सेज का, जो कॉज किसके द्वारा होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन के द्वारा। तब क्या होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट ये करता है, जो लीनियर सर्किट होता है बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ जो रिस्पॉन्स करता है किसमें, वोल्टेज और करंट जो है वो किसी भी एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल, और इक्वल किसके होते हैं, जो रिस्पॉन्स करता है इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन के द्वारा जो होता है उस पर। तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। इसका स्टेप्स क्या है अप्लाई करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम को। तो पहला 4 है इसमें। पहला है कंसीडर ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम रिप्लेस अदर सोर्सेज, यानी एक टाइम पे एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करना है और रिप्लेस करता रहता है अदर सोर्स के तरफ। ठीक है, फिर रिप्लेस वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट्स, पहला ये। दूसरा ऐसे रिप्लेस करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट्स। ठीक है, इस तरह से करना है। सेकेंड है इसका फाइंड द रिस्पॉन्स करंट और वोल्टेज ड्यू टू द एक्टिव सोर्स। ठीक है, हमको रिस्पॉन्स फाइंड करना है किसका, करंट और वोल्टेज का, किसके वजह से, एक्टिव सोर्स की वजह से। ठीक है, थर्ड रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच इंडिपेंडेंट सोर्स, सभी प्रोसेस को रिपीट करो हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। ठीक है, और ऐड ऑल द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज अलजेब्रिकली टू गेट द टोटल रिस्पॉन्स, सभी को ऐड कर दो
अलग अलग करके, तो क्या मिलेगा हमको, टोटल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स। तो इसका फॉर अ सर्किट विथ 2 वोल्टेज V1 एंड V2। ठीक है, मान लो कि एक सर्किट है, उसमें 2 वोल्टेज है V1 और V2। ठीक है, वी सॉल्व द टोटल करंट एट अ रजिस्टर बाय। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको टोटल करंट को रजिस्टर के द्वारा, एट अ रजिस्टर के ऊपर, किसके द्वारा वो देखते हैं, कंसिडरिंग V1 अलोन शॉर्ट V2। अब V1 को अगर चालू रखेंगे तो V2 को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे उसको। ठीक है, और फिर V2 को रखेंगे तो V1 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कंसिडरिंग V2 अलोन एंड शॉर्ट V1। ठीक है, एडिंग द 2 रिस्पॉन्सेज, फिर इसको 2 को ऐड करने का लास्ट में हो गया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से पढ़ देता हूँ सीधा आंसर। ओके, राइट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम विद अ सुटेबल एग्जांपल। Superposition theorem. The superposition theorem states that in a linear circuit with multiple independent sources, the response voltage or current at any element is equal to the sum of responses caused by each independent source acting alone. Steps to apply superposition theorem: consider only one independent source at a time, replace the other sources, replace voltage sources with short circuits, replace current sources with open circuits. Now second point, find the response current or voltage due to the active source. Third, repeat the process of each independent source. Fourth, add all the individual responses algebraically to get the total response. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? For a circuit with 2 voltage changes V1 and V2, we solve for the current at a register by considering V1 alone with short V2, considering V2 alone short V1, adding the 2 responses. हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, राइट एंड एक्सप्लेन थेवेनिस थ्योरम्स विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो चलो थेवेनिस का पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। थेवेनिस थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, थेवेनिस थ्योरम जो होता है स्टेट करता है कोई भी लीनियर सर्किट में, 2 टर्मिनल सर्किट में, ठीक है, जो रिप्लेस होता है किसके, इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, और सिंगल वोल्टेज सोर्स के लिए, जैसे VTH होता है, और सीरीज में होता है RTH। ठीक है, ठीक है, तो एक कॉल आ गया था, उस पर डिस्टर्ब हो गया। चलो ठीक है, हाँ, कहाँ पे थे हम? थेवेनिस थ्योरम जो है वो स्टेट करता है कोई भी लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट में रिप्लेस करता है किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट को जो कंसिस्ट करता है सिंगल वोल्टेज, जैसे कि VTH, किसमें, सीरीज में, और रेजिस्टेंस क्या, और रेजिस्टेंस करता है कंसिस्ट कौन सा, RTH। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब स्टेप्स क्या है थेवेनिस का? चलो, फर्स्ट, रिमूव द लोड रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट, पहले निकाल दो उसको। सेकंड, फाइंड थेवेनिस वोल्टेज VTH। ठीक है, पहले वो फाइंड करो, दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इसका, फाइंड थेवेनिस रेजिस्टेंस, फिर RTH फाइंड करो, फिर टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दो, और क्या करो, रिप्लेस वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट्स, रिप्लेस करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमको दिखेगा लोड टर्मिनल्स में। ठीक है, ओके, उसके बाद में क्या, फोर्थ है हमारा, रिप्लेस द ओरिजिनल सर्किट विद द थेवेनिस इक्विवेलेंट सर्किट एंड रिकनेक्ट द लोड। फिर क्या करना, रिप्लेस करना है ओरिजिनल सर्किट को किसके साथ, थेवेनिस इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, और फिर से कनेक्ट कर देना लोड को। ठीक है, उसके बाद में हमारा हो गया आंसर। अब इसका फटाफट से पढ़ देता हूँ। राइट एंड एक्सप्लेन थेवेनिस थ्योरम विथ अ सुटेबल एग्जांपल। थेवेनिस थ्योरम, द थेवेनिस थ्योरम स्टेट्स दैट any linear 2 terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a single voltage source VTH in series with a resistance RTH. Steps to apply Thevenin's theorem: first, remove the load resistor from the circuit. Second, find Thevenin's voltage VTH. This is the open circuit voltage across the load terminals. Third, find Thevenin's resistance RTH. Turn off all independent sources. Replace voltage source with short circuits. Replace current source with open circuits. Calculate the equivalent resistance seen from the load terminals. ठीक है, fourth, replace the original circuit with the Thevenin's equivalent circuit and reconnect the load. आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फॉर्मूला और एग्जांपल्स। तो देख लेते हैं पहले सीरीज सर्किट का। तो कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सो द करंट फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट इन सीक्वेंस। क्या है, जो कंपोनेंट्स जब कनेक्टेड होता है कहाँ, एंड टू एंड कनेक्ट होता है, जिसका जो करंट जो फ्लो होता है वो हर कंपोनेंट में होता है सीक्वेंस में। ठीक है, फिर सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, सारे के सारे सेम करंट फ्लो होते हैं सभी कंपोनेंट से। वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस कंपोनेंट्स, फिर इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सभी रेजिस्टेंस का सम, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये सीरीज का है। फिर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसका एग्जांपल है
क्रिसमस ट्री लाइट्स कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, ठीक है, इसका एग्जांपल ये है। ओके, आप पैरेलल में आते हैं, पैरेलल सर्किट में द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस दैट सेम वोल्टेज सोर्स क्रिएटिंग मल्टीपल फास्ट फॉर करंट फ्लो। अब कंपोनेंट जो है कनेक्टेड है सेम वोल्टेज सोर्स में, लेकिन उसमें अलग अलग पाथ है करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। करंट डिवाइड्स अमंग द ब्रांचेस, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस में करंट डिवाइड होता है। वोल्टेज रिमेन द सेम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, रिमेन रहता है, सेम रहता है सभी ब्रांचेस में, ठीक है। वोल्टेज द टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस फिर डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस गिवन ऐसा होता है। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। 3 के लिए 3 होगा, इसके लिए 2 है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स क्या है, तो हाउस होल्ड वायरिंग वेयर ईच अप्लाइंसेस गेट द सेम वोल्टेज, ठीक है। इसमें कहाँ इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड वायरिंग में होता है, जहाँ पे हर एक अप्लाइंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो हमने KCL KVL, ठीक है, पढ़ते चलो। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट, तो द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड, ये तो मैंने बताया था अभी, ठीक है। और इसका मैथमेटिक कैसे लिख सकते हैं, आई इन और आई आउट, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। फिर एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ चार्ज एज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ नोड, एट एनी नोड द टोटल इनकमिंग करंट एंड मस्ट इक्वल टू द टोटल करंट आउट गोइंग, ठीक है। इसका मतलब है जो ये है, जो लॉ किस लॉ पे बेस्ड है, ये कौन सा, KCL किस लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते कोई भी नोड पे, ठीक है। फिर जो जब भी कोई भी नोड होता है उसका जो टोटल इनकमिंग करंट होता है वो इक्वल होना चाहिए टोटल आउटगोइंग करंट से, तब होता है ये KCL, ठीक है। इस एग्जांपल देखें तो एट अ जंक्शन विथ 3 करंट्स I1 इक्वल टू, अब मान लो 3 करंट है, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर फॉलोइंग, I2 इक्वल टू ये, फिर I3 इक्वल टू फॉलोइंग आउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आउट हो, ये तो इन हो रहा है I1 I2, और I आउट क्या होता है, I आउट 3 हो रहा है, ठीक है, I3 आउट हो रहा है। I1 और I2 क्या होता है, इन आ रहा है करंट यानी अंदर आ रहा है करंट, और I3 करंट बाहर जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ठीक है। 5 + 3 इक्वल टू 8 एम्पियर, ठीक है, हो गया। आगे आते हैं अब वो हो गया KCL, अब आते हैं KVL की तरफ। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज मैथमेटिकली कैसे होता है, सिग्मा V इक्वल टू 0, सिंपल। इसका एक्सप्लेनेशन था, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ, वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी जो है वो मिला है गेन, तो टोटल एनर्जी गेन फ्रॉम वोल्टेज सोर्सेज मस्ट इक्वल द एनर्जी सोर्स लॉस्ट वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये लॉ किसके बेस पे लॉ है, ये किस लॉ पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कौन सा, KVL। और ये एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है वो गेन होता है वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। वो इक्वल होता है जो वोल्टेज सोर्स ड्रॉप करता है हर एक कंपोनेंट्स के अक्रॉस, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, इन अ लूप विथ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, एंड रजिस्टर कॉस्ट 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट ड्रॉप्स, ठीक है। तो 12 - 8 - 4 इक्वल टू 0, इस तरह से करना है तो हो जाएगा, तो 0 वैसे हो ही गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है, एग्जांपल से सब है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन है, इसके बाद में 5th के बाद ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशंस, ठीक है। द करंट डिवाइडर रूल क्या होता है वो देखते हैं पहले। द करंट डिवाइडर रूल इज यूज टू कैलकुलेट द करंट थ्रू इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए करंट को किसके थ्रू, हर इंडिविजुअल ब्रांचेस के थ्रू पैरेलल सर्किट के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर 2 पैरेलल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 द करंट थ्रू R1 इज I1 इक्वल टू I टोटल, फिर R2/R1 प्लस R2, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जहाँ पे I टोटल क्या है, टोटल करंट एंटरिंग होता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और डेरिवेशंस का देखते हैं, तो इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस बोथ रेजिस्टर्स इज द सेम, ठीक है, सेम होता है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होता है बोथ रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, ठीक है। इसका ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, V इक्वल टू IR, तो इसमें I1 और R1 करेंगे, फिर V इक्वल टू IR फिर से करेंगे, इसमें I2 और R2 करेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग द वोल्टेजेस एंड सॉल्विंग फॉर I1, तो I1 इक्वल टू I टोटल कैसे होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। और फिर R2/R1 प्लस R2 से डिवाइड करना है, यह है वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। अब आते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल की तरफ। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, द वोल्टेज डिवाइडर रूल इज यूज टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज द वोल्टेज अक्रॉस R1, इसका फॉर्मूला है V1 इक्वल टू V टोटल R1/R1 प्लस R2, देखो सेम फॉर्मूला, बस इसमें I की जगह V आ जाएगा, ठीक है।
आप देखो जो वोल्टेज डिवाइडर लोग क्यों यूज़ करते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, किसके अक्रॉस, रजिस्टर्स के अक्रॉस, सीरीज सर्किट के अंदर। ये सीरीज सर्किट में, वो पैरेलल सर्किट में, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन क्या है, तो फर्स्ट है इन या सीरीज सर्किट करंट इज द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, सभी करंट सेम होता है सभी कंपोनेंट्स में। और ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो V1 इक्वल टू IR1, फिर V2 इक्वल टू IR2, ठीक है। फिर टोटल वोल्टेज कब होगा, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू IR1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से करेंगे, फिर री अरेंजिंग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू V टोटल R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन। चलो 5 को फटाफट से इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है। डिवाइड करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन, ठीक है। द करंट डिवाइडर रूल इज यूज टू कैलकुलेट द करंट थ्रू इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट फॉर्मूला फॉर 2 parallel resistors R1 and R2. The current through R1 is I1 equal to I total R into R1 R2 upon R1 plus R2, where I total is the total current entering the parallel combination. Derivation: in a parallel circuit, the voltage across both resistors is the same. Using Ohm's law, V is equal to I1 R1 and V equal to I2 R2. Equating the voltages and solving for I1 equal to I total R2 upon R1 plus R2, ठीक है। Voltage divider rule. The voltage divider rule is used to calculate the voltage drop across each resistor in a series circuit. Formula: for resistors R1 and R2 are connected in series, the voltage across R1 is V1 equal to V total R1 upon R1 plus R2. इसका डेरिवेशन क्या है, in a series circuit current is the same through all components. Using Ohm's law, V1 equal to IR1 and V2 equal to IR2, ठीक है। फिर टोटल वोल्टेज क्या है, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू IR1 प्लस IR1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से फिर रीअरेंज करेंगे V1 को, तो V1 इक्वल टू V टोटल R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हो गए इसके आंसर्स, ठीक है। एक बार इसको भी पढ़ देता हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉज, ठीक है। द किरचॉफ्स करंट लॉ KCL statement: the sum of current entering a node is equal to the sum of current leaving the node. Sigma I in equal to sigma I out. Explanation: this law is based on conservation of charge, as electric charge cannot accumulate at a node. At any node, the total incoming current must equal to the total outgoing current. Example: at a junction with 3 currents, I1 equal to 5 ampere, I2 equal to 3 ampere flowing in, I3 flowing out. I1 plus I2 equal to I3, 5 plus 3 equal to 8 ampere. Now KVL, Kirchhoff's voltage law. The algebraic sum of all voltages around a closed loop in a circuit is 0. Sigma V equal to 0. ये है इसका मैथमेटिकली इक्वेशन। Explanation: this law is based on the conservation of energy. The total energy gained from voltage sources must equal the energy lost voltage drops across components. Example: in a loop with a battery 12 volt and resistors causing 8 volt and 4 volt, 12 volt minus 8 volt minus 4 volt equal to 0. Now next, ये चैप्टर खत्म। अब इसमें से सेकंड में से थोड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसका एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा सेकंड हो सकता है, और नहीं बनाऊंगा तो कोई बात नहीं, खुद पढ़ लेना भाई, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है यार, ठीक है। अब डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी का, पावर फैक्टर, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलो, फ्रीक्वेंसी refers to the number of cycles of an alternating current AC waveforms completed in 1 second. It tells us how many times the voltage or current repeats its cycle in 1 second, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी रिफर करता है वो नंबर ऑफ साइकिल्स का जो अल्टरनेटिव करंट का होता है, अल्टरनेटिव करंट वेवफॉर्म का होता है, जो कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। वो साइकिल्स को वो क्या करता है, रिफ़र करता है। अब हमको क्या बताता है कि कितनी बार वो वोल्टेज और करंट रिपीट करता है 1 सेकेंड में साइकिल के अंदर, ठीक है। और उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ। फॉर्मूला आता है F इक्वल टू 1/T, वेयर T क्या है, एक टाइम पीरियड है, T इज़ अ टाइम पीरियड। अब आते हैं सेकंड, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल फाई बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट. इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली द इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग यूज्ड इन द सर्किट. ठीक है, अब क्या करता है पावर फैक्टर, एक कोसाइन और कोसाइन है फेज एंगल का जिसको फाई बोलते हैं, किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में एसी सर्किट के अंदर. ठीक है, और ये मेजर करता है कि किस तरह से इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर जब यूज़ होता है सर्किट के अंदर. ठीक है, फिर अ पावर फैक्टर क्लोज टू 1 यूनिटी एंड इंडिकेट्स एफिशिएंट पावर यूसेज वाइल अ लो पावर फैक्टर इंडिकेट्स पावर लॉस. ठीक है, एक पावर फैक्टर जो होता है क्लोज टू 1 यूनिट होता है वो इंडिकेट करता है एफिशिएंट पावर यूज़. ठीक है, एफिशिएंट पावर यूज़ हुआ है, जबकि लो पावर क्या करता है, इंडिकेट करता है पावर लॉस हुआ है. ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला क्या है, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या, वोल्टेज एंड करंट. ओके, तो ये है पावर फैक्टर. अब टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम
द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द वन कंप्लीट साइकिल फॉर द AC वेवफॉर्म्स। यानी AC वेवफॉर्म को एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीनिंग एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द टाइम पीरियड डिक्रीजेज। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है इसका, ठीक है, इसका मतलब यही है। यूनिट सेकंड्स में होता है एस। फॉर्मूला है T=1/f और वेयर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये क्या है, तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू of voltage or current in an AC circuit is the value at any specific moment in time. It changes continuously with time in sinusoidal waveform, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो है वोल्टेज का और करंट का जो ऐसे सर्किट में होता है, और वो वैल्यू होता है एक स्पेसिफिक मोमेंट और टाइम के ऊपर, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। और ये चेंज करता है कंटिन्यूस, हमेशा टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, जिसको किसके अंदर, साइनसोइडल वेवफॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V=Vm sin ओमेगा टी फॉर वोल्टेज के लिए, I=Im sin ओमेगा टी फॉर करंट। पहले V छोटा आएगा, फिर V बड़ा, Vm बड़ा आएगा, ठीक है, फिर I छोटा, फिर Im बड़ा होगा, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में आता है क्या, Vm क्या है और Im क्या है, तो मैक्सिमम पीक वैल्यूज़ है। W क्या है, ओमेगा है, तो 2πf उसका फॉर्मूला का वैल्यू है, और वेयर f इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और T क्या है, टाइम है, सिंपल सी बात। अब इसको पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, चलो। Define the following. Frequency. Frequency refers to the number of cycles of an alternating current AC waveforms completed in 1 second. It tells us how many times the voltage or current repeats its cycle in 1 second. Unit Hertz Hz. Formula F=1/T, where T is the time period. Power factor. Power factor is the cosine of the phase angle between the voltage and current in an AC circuit. It measures how effectively the electrical power is being used in the circuit. A power factor close to 1 unity indicates efficient power usage, while a low power factor indicates power loss. Formula: power factor = cos phi, where phi is the phase difference between voltage and current. Time period. The time period is a time taken for one complete cycle of the AC waveform. It is the reciprocal of frequency, meaning as frequency increases, the time period decreases. Unit seconds S. Formula: T =1/f, where f is the frequency. Instantaneous value. The instantaneous values of voltage or current in an AC circuit is the value at any specific moment in time. It changes continuously with time in sinusoidal waveform. It is represented by equation small v = capital Vm sin omega t for voltage, small I = Im capital Im sin omega t for current. Here Vm and sin are the maximum peak values. W is omega 2πf, where f is frequency, t = time. हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकेंड एंड थर्ड में आते हैं, चलो। तो सेकंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं पहले, तो पहले अल्टरनेट करंट क्या है, अल्टरनेट करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। द करंट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। चलो पहले ऐसी को करते हैं पूरा। द करंट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, हैज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल 50 Hz in India और 60 Hz in the USA. Generated by alternators in power stations, represented as the sinusoidal waveforms, oscillates up or and down, used in homes, industries and for power transmission, motors, lights. AC क्या है, तो AC जो है वो चेंज करता है करंट को पीरियडिकली। AC क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है पीरियडिकली, ठीक है। और क्या है, इसका 50 Hz इस्तेमाल होता है इंडिया में, और अमेरिका में 60, यानी USA में 60 Hz इस्तेमाल होता है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जनरेटर किसके पास होता है, ये अल्टरनेटर के द्वारा पावर स्टेशन के अंदर ये जनरेटर होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये साइनोसॉइडल रिप्रेजेंट करता है वेवफॉर्म को, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जो कि ऑसिलेट्स होता है ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर में, इंडस्ट्रीज़ में और पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है, जैसे कि मोटर्स और लाइट्स होता है एग्जाम्पल, ठीक है, अंदर। अब डायरेक्ट करंट क्या है, तो डायरेक्ट करंट जो है, द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 0 बिकॉज DC डज नॉट चेंज द विथ टाइम, सप्लाइड बाय बैटरी, सोलर सेल्स और DC जनरेटर्स। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट वैल्यू। फिर लास्ट है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, चार्जिंग बैटरीज एंड स्मॉल अप्लायंसेस, ठीक है। तो DC क्या है, डायरेक्ट करंट, तो वो करंट फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में सिर्फ, और फ्रीक्वेंसी होता है इसका 0 होता है, क्योंकि DC के पास कोई भी चेंज करने, टाइम के साथ चेंज करने का कुछ नहीं होता है सिस्टम, इसलिए। और क्या है, ये सप्लाई करता है बैटरीज और सोलर सेल्स और DC जनरेटर्स,
कहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ से, ठीक है, बैटरीज, सोलर सेल्स और डीसी जनरेटर से, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जैसे कि चार्जिंग बैटरीज एंड स्मॉल अप्लायंसेस में, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ एक बार। AC is suitable for long distance power transmission because it can be stepped up or down using transformers. It is widely used for household and how industrial purposes, ठीक है। AC क्या है, एक सुटेबल लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है, जो कि हम ऊपर नीचे होता रहता है इसमें पावर, जो ट्रांसफॉर्मर करता है ये, ठीक है, काम। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। और डीसी का एक स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट, डीसी स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट मेकिंग इट आइडियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, बैटरीज एंड पावर सिस्टम। डीसी का एक स्टेबल कॉन्स्टेंट यह है, ठीक है, सोर्स और मतलब करंट, सॉरी, और ये क्या करता है कि आइडियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे कि बैटरी और लो पावर सिस्टम में काम करता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलो देखते हैं। इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लाइक अ करंट विथ ओनली रजिस्टर, सॉरी, लाइक अ सर्किट विथ ओनली रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लाइक, ये तो हो गया, सॉरी। तो इसमें पहले देखते हैं, ओके। तो द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है, वोल्टेज और करंट फेज में होता है। दिस मीन्स बोथ वोल्टेज एंड करंट रीच देयर मैक्सिमम, मिनिमम एंड जीरो वैल्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है। देयर इज नो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन देम, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। अब आगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इफ़ यू प्लॉट द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स ऑन अ ग्राफ, बोथ वेवफॉर्म्स ओवरलैप परफेक्टली बिकॉज दे राइज एंड फॉल टुगेदर, ठीक है, साथ में ऊपर नीचे होंगे। उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन है, इन अ रेजिस्टिव सर्किट द रजिस्टर अपोजिस द करंट विदाउट स्टोरिंग एनर्जी, सो देयर इज नो डिले बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग फॉरवर्ड से बता देता हूँ। तो देखो, पहले तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, जैसे कि सर्किट होता है सिर्फ उसके साथ रजिस्टर्स ही होता है, ठीक है। पहला तो ये जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में होते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज और करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाते हैं, चाहे मिनिमम हो या जीरो, इस सब पे एक ही टाइम पे वो रीच कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि फाई इक्वल टू 0 डिग्री उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, हम जैसे ही प्लॉट करेंगे ग्राफ बनाएंगे तो जैसे ही वेव फॉर्म में क्या होगा, अगर वो या तो ऊपर साथ में जाएगा या तो साथ में वो नीचे आएगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं। अब क्या है, रजिस्टर सर्किट में क्या होता है कि ये अपोज करता है किसको, करंट को, बिना स्टोर करे कोई भी एनर्जी को, ठीक है, और कोई भी टाइम नहीं लगाता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, चलो 4 और 5 करते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सीरीज RLC में, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, तो FR यानी कि R से रेजोनेंट, F से फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, जहाँ पे ये L क्या है, इंडक्टेंस है, हेनरी में इसको मेजर करते हैं, C क्या है, कैपेसिटेंस है, F में मेजर करते हैं। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव reactance and capacitive reactance become equal resulting in the impedance being minimum, ठीक है। फॉर्मूला डाल दिया, फॉर्मूला का बता दिया मैंने क्या है वो। फिर एक्सप्लेनेशन, एट रेजोनेंस द सर्किट अलाउस मैक्सिमम करंट टू फ्लो बिकॉज द ऑपोजिशन टू करंट इज मिनिमल, ठीक है। सर्किट अलाउस क्या करता है, मैक्सिमम करंट को जो फ्लो होता है किसकी वजह से, ऑपोजिशन करंट का मिनिमल में, ठीक है, अपोजिट करंट का जो कि मिनिमल होता है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कैंसिल इच अदर आउट, ठीक है। क्या करता है वो, XL और XC एक दूसरे को कैंसिल करता है, ठीक है। एक इसमें ये क्या है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और वो XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब 5th पे आते हैं। 5th है डिस्टिंग अपैरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के डिफरेंस ही बताने हैं, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। पहले अपैरेंट पावर, तो जो टोटल पावर अब सप्लाई टू द सर्किट इंक्लूडिंग बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल पावर, ठीक है। इसका फॉर्मूला S = V × I, इसको मेजर करते हैं, यूनिट इसका है वोल्ट एम्पियर, VA। तो क्या है एक्टिव पावर, कि जो टोटल पावर सप्लाई होता है सर्किट के अंदर वो इंक्लूड करता है क्या, दोनों को, जो यूजफुल है उसको भी और जो नहीं है उसको भी, ठीक है। अगला इसका फॉर्मूला देख लो और यूनिट देख लो। फिर आता है एक्टिव पावर, तो द पावर दैट परफॉर्म्स यूजफुल वर्क इन द सर्किट, रियल पावर, उसको रियल पावर ही बोलते हैं। और ये जो पावर जो क्या करता है, परफॉर्म करता है यूजफुल वर्क सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। और इसका फॉर्मूला P = VI cos phi, ठीक है, जिसको वाट में मेजर करते हैं W से। फिर रिएक्टिव पावर, द पावर दैट इज़ यूज टू मेंटेन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स बट डज नो यूजफुल वर्क, ठीक है। ये क्या करता है, यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को, बट इसमें कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है। इसका फॉर्मूला Q = VI sin phi।
इसको यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी कि VAR, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंसेस। अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपरेंट पावर क्या है, तो इट इज़ द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सर्किट, यानी टोटल पावर सप्लाइड होता है किसके, सोर्स के द्वारा, ठीक है। और इट कम्बाइंस बोथ द एक्टिव पावर यूजफुल एंड रिएक्टिव पावर नॉन यूजफुल, ठीक है। ये दोनों ही कम्बाइंड होता है क्या, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, जो कि यूजफुल और नॉन यूजफुल है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एक्टिव पावर पे। तो दिस इज़ द पावर दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क और एनर्जी इन अ सर्किट। ये कौन सा पावर है जो कन्वर्ट करता है वर्क में और एनर्जी में इस सर्किट के अंदर, ठीक है। और इट इज़ द रियल पावर एंड इट्स मेजर इन वाट्स। ये रियल पावर है, इसका मेजर क्या करते हैं, वाट, W में, ठीक है। रिएक्टिव पावर, तो दिस पावर डजंट परफॉर्म यूजफुल वर्क बट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। ये पावर कोई वो काम नहीं करता है, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ता है एनर्जी को मेंटेन करने में स्टोरेज का इंडक्टर्स और कैपेसिटर में, ठीक है। और सब इट इज़ एसोसिएटेड विथ फेज डिफरेंस फाई इन AC सर्किट्स, ठीक है। ये एसोसिएट किससे है, फेज डिफरेंस से, जो फाई होता है AC सर्किट के अंदर, ठीक है। ये भी हो गया आंसर। अब आते हैं अगला 6 पे। इसका कितने हैं, अभी 6 है और ये पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, चलो 6। डिफाइन रिएक्टेंस एंड गिव फॉर्मूलाज फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो देखते हैं। तो रिएक्टेंस क्या है, द रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स इन द सर्किट। अनलाइक रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई। अब रिएक्टेंस क्या हो देखते हैं, तो वो क्या है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है फ्लो, उसका अपोज करता है, उसको उल्टा कर देता है किसके प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंस में, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के प्रेजेंस में, जो कि सर्किट में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जो अनलाइक रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिपेंड रहता है, रिएक्टेंस डिपेंड रहता है किस पे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो कि AC सप्लाई में होता है। AC सप्लाई के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है क्या, अनलाइक रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस। अब आते हैं आगे। फर्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं XL, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ AC करंट। AC करंट के फ्लो में ये ऑफर किया जाता है किसको, इंडक्टर को। इंडक्टर को कैसे लिखते हैं, XL, इंडक्टर नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं XL। इसका फॉर्मूला है XL इक्वल टू 2πfL, ठीक है। जहाँ पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, L क्या है, इंडक्टेंस है, और फ्रीक्वेंसी को HZ और L को हेनरी H में, ठीक है। और एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ना इसमें, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, XC। तो इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर्स टू द फ्लो ऑफ AC करंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैपेसिटर्स के द्वारा फ्लो AC करंट को फ्लो को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, XC इक्वल टू 1/2πfC। उसमें क्या है, 2πfL और ये है FC, ठीक है। अब कहा यहाँ पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और C क्या है, कैपेसिटेंस है, जो कि फैराड्स में इसको मेजर करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्शंस XC डिक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव रिएक्शंस क्या होता है, XL क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, सीधा, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन जो कि क्लिपर एंड क्लैपर है, क्लिपर और क्लैम्पर है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये है शायद 4 या 3rd चैप्टर में से, चलो देख लेते हैं फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्लिपर क्या है, द कट्स ऑफ पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द वेवफॉर्म, कट्स एंड चेंजेस द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। डायोड्स एंड रजिस्टर्स इसका कंपोनेंट्स है। पॉजिटिव क्लिपर्स एंड नेगेटिव क्लिपर्स इसका टाइप्स है। एग्जांपल यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम हाई वोल्टेजेस, ठीक है। क्लिपर क्या है, तो क्लिपर है कट्स ऑफ पार्ट, वेवफॉर्म का कट ऑफ पार्ट है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, रिमूव करने का अनवांटेड पार्ट्स को जो वेवफॉर्म में होते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, वो कट करता है और चेंज करता है शेप को वेवफॉर्म का, ठीक है। कंपोनेंट यूज में क्या होते हैं, डायोड और रजिस्टर्स में यूज होता है क्लिपर में। इसका टाइप्स क्या है, पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर इसका टाइप है। और एग्जांपल क्या है, इसका यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को हाई वोल्टेज से, ठीक है। अब क्लैम्पर क्या है, तो क्लैम्पर होता है शिफ्ट करता है वेवफॉर्म को ऊपर नीचे, ठीक है। शिफ्ट द वेवफॉर्म अप और डाउन टू मूव द वेवफॉर्म टू अ न्यू लेवल। Shape remains the same but position changes. Diode, resistors and capacitors. Positive clamper, negative clamper used to shift signals in devices like TVs. क्लैम्पर क्या है, तो वो शिफ्ट करता है वेवफॉर्म को ऊपर नीचे, और ये क्या करता है, क्लैम्पर मूव करता है वेवफॉर्म को एक नए लेवल पे, ठीक है। और ये क्या करता है, सेफ रिमेंस सेफ सही रहता है, सेम रहता है, बट पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका क्लैम्पर का इसके यूज़ जो होते हैं वो होता है डायोड,
डायोड्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है इसमें क्लैम्पर में। और इससे एग्जांपल बताऊं तो ये शिफ्ट करता है सिग्नल्स को, डिवाइसेस का सिग्नल को शिफ्ट करता है, जैसे कि टीवी। ओके, क्लिपर सिंपल वर्ड में, इट कट्स ऑफ अनवांटेड पार्ट ऑफ द सिग्नल, क्या करता है, कट कर देता है बिना ज़रूरत के सिग्नल को, क्लिपर। हाँ, एग्जाम्पल इफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव इज़ नॉट नीडेड, पॉजिटिव क्लिपर रिमूव्स इट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें तो कोई भी अगर पॉजिटिव पार्ट में वेव जरूरत नहीं होता तो उसको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है, क्लिपर। अब क्लैम्पर क्या करता है, इट मूव्स द एंटायर वेव फॉर्म अप एंड डाउन बट डजंट कट एनीथिंग, ये ऊपर नीचे मूव कर देता है पर कुछ भी काटता नहीं है, ठीक है। एग्जांपल, पॉजिटिव क्लैम्पर मूव्स द होल सिग्नल अपवर्ड, यानी कि प्रॉपर सिग्नल को ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है, ऊपर या नीचे, ठीक है, हो गया इसका आंसर। अगला आते हैं, डिज़ाइन एंड वर्किंग ऑफ LM317 द लीनियर एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। चलो देखते हैं। तो LM31 इज अ 3 टर्मिनल एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर IC दैट कैन प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है पर इसमें थोड़ा पढ़ लो, अच्छा रहेगा, थोड़ा बड़ा आंसर है। अब क्या है, इसमें इनपुट पिन VIN है, आउटपुट पिन V आउट होता है और एडजस्ट पिन होता है, ठीक है ना। तो इनपुट पिन क्या है, VIN, वोल्टेज इज अप्लाइड हियर। आउटपुट पिन क्या है, V आउट, रेगुलेटर वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड हियर। एडजस्ट पिन क्या है, यूज टू सेट द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देना जैसा आपको आए वैसा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, द आउटपुट वोल्टेज इज एडजस्टेड यूजिंग 2 एक्सटर्नल रजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड टू द एडजस्ट पिन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला वो देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट वोल्टेज V आउट एंड रजिस्टर इज V आउट इक्वल टू VREF 1 प्लस R2 अपन R1 प्लस IDJ R2। यहाँ पे VREF क्या है, एक 1.25 वोल्ट का वैल्यू इसका होगा, ठीक है। और IDJ क्या है, नेग्लेक्ट, यानी को इग्नोर कर देते हैं उसको, ठीक है। बाय वराइंग R2 द आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल। अब R2 से हमको क्या मिल जाएगा, हमको कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को, ठीक है, वराइंग करके, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, खुद पढ़ लेना आगे। आई एम वेरी टायर्ड हियर। PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, उसका उस डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, और लिख देना है कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। अब इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। NPN क्या है, तो द बेस इज थिन लाइटली डॉप्ड विथ द एमीटर इज हाईली डॉप्ड। ये क्या है, इसका बेस थिन पतला होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, जबकि एमीटर क्या होता है, हाईली डॉप्ड होता है, ठीक है। किसके अंदर, ये NPN के। करंट फ्लोज कलेक्टर टू एमीटर यानी C to E। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है कलेक्टर से एमीटर में, किसमें, NPN में, ओके। अब आते हैं PNP को, उसका डायग्राम। जैसे करंट फ्लोज एमीटर टू कलेक्टर, ये क्या होता है, एमीटर से कलेक्टर में जाता है, वो C से E में जाता है पहला NPN, और PNP क्या जाता है, E to C में। अब याद रखना कि पहले क्या आएगा, तो पहले N आएगा, NMNOP, राइट। तो पहले N आता है, तो N क्या होगा, C से E, ठीक है। ABCD आता है ना, C से E आता है, और P आएगा फिर, तो इसको उल्टा कर देने का, E से C, सिंपल सी बात, याद रखना। फिर ऑपोजिशन करंट डायरेक्शन कंपेयर टू NPN, ठीक है। इसमें क्या है, NPN से कंपेयर करेंगे, ये ऑपोजिशन डायरेक्शन करता है, ठीक है, वो सीधा करता है, ये ऑपोजिशन कर देता है, ओके। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर्स और PNP ट्रांजिस्टर के बीच में, ठीक है। तो करंट फ्लो क्या होता है, अब NPN में क्या होता है, C से B, B से E, यानी कि लाइन टू लाइन, C पहले आ जाता है, ठीक है। इसमें CBE NPN में है और PNP में EBC है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉजिटिव बेस पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एमीटर होता है, इसमें बेस नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एमीटर होता है, ठीक है। इसके अप्लायंसेस स्विचिंग एम्पलीफिकेशन, इसका क्या है, लो पावर डिवाइसेस, ठीक है, PNP का। अब आते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। इसका डायग्राम ड्रॉ कर देना अच्छा वाला, नीचे है, देख लेना, PDF में है, मैंने भेजा है। फिर इसमें आता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में कितना होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, हाँ पहले देखते हैं। डायोड कंडक्ट्स करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस एनोड इज पॉजिटिव, ठीक है। डायोड करंट्स कंडक्ट होता है जब फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वोल्ट कितना होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 यानी KNEE, वो नीचे होता है ना, उसका ये वोल्टेज का वैल्यू लिखा है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड और 0.3 फॉर गैलियम डायोड, ठीक है। अब रिवर्स बायस क्या होता है, तो वो डायोड ब्लॉक्स करता है करंट को रिवर्स बायस में जब तक वो ब्रेकडाउन अकर ना हो जाए, ठीक है, जब तक वो ब्रेकडाउन ना हो जाए। डायोड ब्लॉक्स करंट इन रिवर्स बायस अंटिल ब्रेकडाउन अकर्स, ठीक है। तो इसका ड्रॉ कर लेना है। अब तो ये पढ़ लिया था हमने KCL और KVL, ठीक है। तो ये KVL KCL तो याद होगा, और सुपर पोजिशन भी पढ़ लिया था, ठीक है, ओके। एक बार देख लो, फिर से पढ़ लेता हूँ, ये रहने देता हूँ, चलो पढ़ दिया था मैंने। अब आगे आते हैं सीधा, ये भी पढ़ दिया था, ओके। और नॉर्टन्स क्या वो देख लेते हैं। तो स्टेप्स टू सॉल्व यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, तो फर्स्ट क्या है, रिमूव द लोड रजिस्टर, और सेकंड क्या है, फाइंड नॉर्टन करंट IN शॉर्ट सर्किट करंट, थर्ड फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस RN बाय डीएक्टिवेटिंग सोर्सेज, फोर्थ ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट IN इन पैरेलल विथ RN, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर्स एंड कैलकुलेट द करंट। अब इसका मीनिंग बताता हूँ नॉर्टन थ्योरम का, ठीक है। स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, लोड रजिस्टर को निकाल देना है, फिर हमको नॉर्टन करंट यानी IN फाइंड करना है,
ठीक है, शॉर्ट सर्किट के करंट के अंदर। फिर हमको क्या करना है, आर एन फाइंड करना है, यानी कि नॉर्टन रेजिस्टेंस डीएक्टिवेट करके किसी सोर्स को बंद करके, ठीक है। फिर क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को, और फिर आई एन और आर एन को पैरेलल में ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर से हमको कनेक्ट करना है लोड रजिस्टर को और कैलकुलेट करना है करंट को। तो ये है नॉर्टन थ्योरम का स्टेप्स, ठीक है। अब होगा इतना ही अभी के लिए।